हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ठोसों के चुंबकीय गुण, जिसे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। तो हम आज के टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि ठोस जितने भी होते हैं उनके अंदर चुंबकीय गुण किस तरह से उत्पन्न होते हैं और चुंबकीय गुण के उत्पन्न होने के पश्चात वो किस तरह से अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण को, क्योंकि जब तक हम चुंबकीय आघूर्ण को नहीं समझेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण किस तरह से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो हमारी हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, जिसे हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुए वही उसका चुंबकीय आघूर्ण कहलाया। समझ में आई? एक सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर, इसको लाइन टू लाइन लिख लेते हैं ताकि याद रहे, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है तो क्या होता है? चक्कर लगाने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। व्यवहार दर्शाता है, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर चुंबक की तरह व्यवहार क्यों दर्शाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी उसके चक्कर लगाने में ही कुछ ऐसा है जिसके कारण उसमें चुंबकीय गुण है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय गुणों का आना ही क्या कहला रहा है? यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण कहला रहा है। ठीक है, तो हम लाइन लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन के इन चुंबकीय गुणों को ही चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ। अब चक्कर जब लगा रहा है तो आप लोग को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा, तो कुछ इस तरह से चक्कर लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो जब ये चक्कर लगा रहा है तो ये किस तरह की गति कर रहा है? एक कक्षीय गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है? कक्षीय। ठीक है, अब इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसके अलावा वो खुद के अक्ष पे भी घूमता है। यानी इलेक्ट्रॉन, माना कि ये हाथ जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर तो ये अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। ठीक है, यानी अपने अक्ष पे घूमता हुआ ये चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो एक तो कक्षीय गति कर रहा है और एक कौन सी गति कर रहा है? अपने अक्ष पे ही घूम रहा है, तो कौन सी गति हो गई? अक्षीय गति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में दो तरह की गतियां पाई जाती है, एक अक्षीय और एक कक्षीय। इन दोनों गतियों के कारण ही इलेक्ट्रॉन के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण कौन कौन सी गतियों से उत्पन्न हुआ,
तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय गति और अक्षीय गति के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, कक्षीय गति का मतलब कक्षा में चक्कर लगाना, अक्षीय गति का मतलब अपने अक्ष पे घूमते रहना। ठीक है, तो एक लाइन लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। दो प्रकार की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, पहली गति कौन सी होगी, यहां पे लिख दीजिएगा। पहली गति होगी कक्षीय गति और दूसरी हो गई अक्षीय गति। अब बाई चांस कोई पूछ ले भाई अक्षीय और कक्षीय क्या होता है, अक्षीय गति किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं अपनी अक्ष पे घूमना। और कक्षीय गति का मतलब क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्रण करना। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर चुंबकीय आघूर्ण किस तरह से उत्पन्न हुआ। अब दूसरी बात, अब जब किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उस समय या तो वो युग्मित हो सकते हैं या अयुग्मित हो सकते हैं। ठीक है, अब युग्मित होंगे या अयुग्मित होंगे उसका प्रभाव भी उसके चुंबकीय गुणों पर पड़ता है। चुंबकीय गुणों पर कैसे पड़ता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो चुंबकीय गुणों को दर्शाता है। ठीक है, यानी चुंबकीय आघूर्ण को वो दर्शाएगा। लेकिन अगर वो युग्मित है तो चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाते हुए भी उसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों होता है उसको हमें समझना होगा। तो सबसे पहले इतनी बात आप लोगों ने लिख ली होगी। नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अंदर है तो क्या हो रहा है और युग्मित इलेक्ट्रॉन के अंदर है तो क्या हो रहा है। देखिए, हम कोई भी कक्षा की बात करते हैं, जैसे मैंने एस कक्षा की बात, एस के अंदर एक कक्षक होता है और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1s की मैंने जैसे बात की, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो चक्रण हो रहा है वो उसका कक्षीय चक्रण नहीं है, वरना तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ये इनका जो चक्रण है वो अक्षीय चक्रण है। यानी जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमता हुआ जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चक्रण इसी तरह से करेगा, लेकिन उसका अक्षीय चक्रण कुछ उल्टा होगा। समझे आपको बात? तो कुछ इस तरह से होता है। तो होता यह है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो एक लाइन लिख दीजिए साथ ही साथ में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु में, एक लाइन लिख दीजिए, परमाणु में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण दर्शाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण दर्शाते हैं, यानी चुंबकीय आघूर्ण तो दोनों ही दर्शाते हैं। लेकिन इसमें होता यह है कि जब चुंबकीय आघूर्ण ये दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उस समय उसके कक्षक के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जब विद्यमान है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिस दिशा में उसके कक्षीय गति होती है उसी दिशा में उसकी अक्षीय गति भी होती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो उसकी ऊपर की ओर प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब दो लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की दिशा में, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की दिशा अक्षीय गति के समान होती है, समान होती है। ठीक है, यानी जिस तरफ अक्षीय गति होगी उसी तरफ हमारे, यानी जिस तरफ कक्षीय गति होगी उसी तरफ हमारे अक्षीय गति भी होगी। ठीक है, अब इसका चुंबकीय आघूर्ण हमें कहां प्राप्त होता है, ऊपर की ओर। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण
ऊपर की ओर प्राप्त होता है, ऊपर की ओर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें चुंबकीय आघूर्ण कहाँ प्राप्त हुआ? ऊपर की ओर। ठीक है, और हमारे जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होगा, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो गया ऊपर की ओर, इस कारण से इसमें, अतः इसमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण भी प्राप्त होता है। होता है। ठीक है, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। लेकिन युग्मित में क्या होता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु में एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज व दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर कुछ इस तरह से घूम रहा है एक ही कक्षा में उपस्थित, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में यानी कुछ उल्टा घूम रहा होगा। ठीक है, चक्रण करता है। तो दोनों का चक्रण जब अलग होता है तो उनका चुंबकीय आघूर्ण भी विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आई? जब एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन चक्रण लगाते हैं तो उनका चुंबकीय आघूर्ण भी एक ही दिशा में प्राप्त होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है उनका चक्रण, कौन सा चक्रण? अक्षीय चक्रण, अगर विपरीत दिशा में प्राप्त होगा तो उसके चुंबकीय आघूर्ण भी कहां पे प्राप्त होगा? हमें विपरीत दिशा। ठीक है, तो हम इसके नीचे एक लाइन क्या लिख सकते हैं कि इसका चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में विन्यासित होता है। तो इसका, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में विन्यासित होता है। ठीक है, अब जब ये विपरीत दिशा में है, यानी एक चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अगर ऊपर की ओर है तो दूसरे की नीचे की ओर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो विन्यासित होता है, तो मैं इसी के आगे ऊपर लिख रहा हूं। तो एक चुंबकीय आघूर्ण दूसरे चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है। इस प्रकार परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। तो देखिए, जब चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो पदार्थ चुंबकीय गुण नहीं दर्शा पाता, और अगर उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो रहा है तो वो क्या करेगा? चुंबकीय गुण दर्शाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त हो गया। इसको एक डायग्राम से बना सकते हैं अपन, ताकि अच्छी तरह से याद रहे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, कुछ इस तरह से। अगर मैं कहूं कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में चक्रण कुछ इस तरह से हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो पर की ओर प्राप्त होगा, एक इलेक्ट्रॉन होने पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर।
अगर दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एक ही कक्षा, जैसे ये कक्षा होती है, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इस तरह से, अगर मैं कहूं दो इलेक्ट्रॉन है 1s के अंदर बात कर रहा हूं मैं, 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो देखिए एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ एक इस तरह से चक्कर लगा रहा है तो दूसरा इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके चक्कर लगाने का चुंबकीय आघूर्ण अगर ऊपर की ओर प्राप्त होता है तो दूसरे के कारण नीचे की ओर प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हुआ, तो ये देखिए विपरीत दिशा में होने के कारण इनके मान समान है, परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस कारण से यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण हमें कितना प्राप्त होता है, चुंबकीय आघूर्ण 0 प्राप्त होता है, यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा, बहुत सिंपल सा है। अब इसके बाद में बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण हमने समझ लिया, अब बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की इकाई या मात्रक क्या होता है। ये लोग आप लोग ये डायग्राम बनाइएगा। अब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, Mb से, ठीक है। तो कितना होता है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि एक बोर मैग्नेटॉन कितने बराबर होता है या कितना इसका मान कितना होता है, तो हम कितना मान कहते हैं, 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू 9.27 इंटू 10 की पावर -24। तो 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू हमारे कितना होता है मान, 9.27 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है, AM स्क्वायर। समझ में आ गया आपको बात। तो ये हो गया इसका मात्रक, और एक 1 MB का मान भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट बात, इसका अगर सूत्र की बात करें कि चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, म्यू से। तो उसका सूत्र की अगर बात करें, क्योंकि आगे के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र के द्वारा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान निकालेंगे। तो कितना आता है, n/n+2 रूट, ठीक है। ये इसका मान होता है जो आप लोग को याद रखना है। तो सूत्र हो गया, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या आता है, म्यू इक्वल टू रूट n+2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे चुंबकीय आघूर्ण का ये छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया, जिससे हमें पता चल गया कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। अब इसके चुंबकीय गुणों के आधार पर हम पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों के प्रकार। पदार्थ में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते। ठीक, देखिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पदार्थ में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, या चुंबकीय गुणों के आधार पर हमारे पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ के, तो पहला हम कहेंगे हमारे हो जाएगा अनुचुंबकत्व। पहला कौन सा हो जाएगा, अनुचुंबकत्व। तो पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण में से पहला कौन सा हो जाएगा, अनुचुंबकत्व, जिसे हम पैरामैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो याद रखना, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारे, वो कौन सा होता है, तो हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व। सेकंड कौन सा हमारे, प्रतिचुंबकत्व। एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकत्व, जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड हमारे होता है लो चुंबकत्व, जिसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व।
जिसे हम कहते हैं फेरो मैग्नेटिज्म। ठीक, लोह चुंबकत्व के बाद में कौन सा आता है नेक्स्ट? लघु लोह चुंबकत्व। लघु लोह चुंबकत्व। ठीक है, जिसे हम फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये फेरो है, ये फेरी है, फेरी मैग्नेटिज्म। ओके, और लास्ट हमारे रहेगा प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रति लोह चुंबकत्व। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एंटी फेरो। प्रति का मतलब एंटी और फेरो मैग्नेटिज्म। ठीक है, प्रतिलोह चुंबकत्व। तो कुल मिलाकर हमारे पदार्थ के अंदर 5 तरह के चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। एक एक के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, अब कुछ बातें समझ लीजिए। अनुचुंबकत्व का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर खींचे चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देंगे। बात समझ में आपको? तो 2 चीजें होगी उसके अंदर, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देंगे। उसे हम कहेंगे, ऐसे पदार्थों को तो हम कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, और इस गुण को कहा जाएगा अनुचुंबकत्व। समझ रहे हैं आपको? तो पहले इसकी गुण ये परिभाषा लिख देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होंगे। अब इसके अलावा वो क्या करेंगे? ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। और ये क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ, इन्हें क्या ऐसे लिख दीजिए, इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी ये गुण जिसमें पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। और इस गुण को क्या कहते हैं? वह पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व या फिर पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही मैंने ये N और ये S चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच में जब मैं कोई ये अनुचुंबकीय पदार्थ रख देता हूं तो चुंबकीय रेखा इसकी ओर आकर्षित होती है। ठीक है, चुंबकीय रेखा इसकी ओर आकर्षित होती है। ठीक है, और होगा क्या? इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी इसके कारण। समझ आया? अब नेक्स्ट बात, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें इसी के अंदर, तो जितने भी अचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अयुग्मित। अब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें होगा क्या कि चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न होगा, और चुंबकीय आघूर्ण जब उत्पन्न हो रहा है तो इसके कारण क्या होगा कि वो पदार्थ चुंबकीय गुण दर्शाने लग जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबक जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा?
इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है, अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो है वो हमारे किस ओर हो जाती है? जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उसी ओर हो जाती है। इस कारण से क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, अब इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाता है? यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर विन्यासित हो जाता है और अभिविन्यासित हो जाता है, विन्यासित हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई। अब अगर हम ये करें कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें, तो देखिए अभी तक जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में था उसने चुंबकीय गुणों को दर्शाया, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया गया, इस पदार्थ ने क्या किया? चुंबकीय गुणों को भी खो दिया। ठीक है, तीव्रता बढ़ जाती है और पदार्थ चुंबकीय गुण दर्शाने लगता है, चुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, आप लोग को पता चल गया होगा। इसी का थर्ड पॉइंट मैं लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर, चुंबकीय कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? बाह्य। ठीक, थर्ड पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर यह पदार्थ चुंबकीय गुणों को खो देता है, चुंबकीय गुणों को खो देता है। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय गुण कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं? तो हम कहते हैं इसमें चुंबकीय गुण, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इसमें चुंबकीय गुण अस्थायी। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि चुंबकीय गुण स्थायी है या अस्थायी है, कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तब तक तो ये क्या हुआ कि चुंबकीय गुणों को दर्शाता रहा, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया गया इसके चुंबकीय गुण भी चले गए। समझ में? और ये किस कारण से हुआ? उसके अंदर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि ऐसे कौन कौन से हैं, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब की बात कर सकते हैं, जैसे कॉपर Cu2+, ठीक है, Fe3+, ये भी इसी के अंदर पाया जाता है, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरह से इसके अंदर चुंबकीय गुणों को दर्शाया गया और किस तरह से इसके अंदर चुंबकीय गुणों को नहीं दर्शाया। ठीक है, तो ये हमारे हो गया पहला कौन सा? अनुचुंबकत्व। सेकंड की बात करते हैं प्रतिचुंबकत्व की। प्रतिचुंबकत्व
ठीक है, जिसे हम डायामैग्नेटिज्म भी कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो प्रतिचुंबकत्व जो होता है वो अनुचुंबकत्व का जस्ट विपरीत होता है। यानी जो अनुचुंबकत्व था वो तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, ये प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, अब प्रतिकर्षित हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो घट जाएगी। वहां देखकर आकर्षित होने के कारण बढ़ रही थी, तो यहाँ प्रतिकर्षित होने के कारण घटेगी। ठीक है, अब इसी गुण के कारण ये पदार्थ कैसे कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब इसकी खासियत क्या होता है, प्रतिचुंबकीय जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाएगा, और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो विपरीत चक्रण होगा, और विपरीत चक्रण उनसे चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा, और शून्य होने से क्या होगा कि उसके अंदर चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं होगा। समझ आ गया आपको बात? तो इसे लिख देते हैं कि ऐसे पदार्थ, पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करेंगे, और इससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटा देते, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को घटा देते, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को घटा देते। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों का यह गुण क्या कहलाता है, पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व। जैसे छोटा सा अगर मैं डायग्राम बना के समझाना चाहूँ, तो ये N है और ये S है, तो इसके बीच में कोई पदार्थ ये है। ठीक है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या करेगा, इससे दूर भागेगा कुछ इस तरह से, ये प्रतिकर्षित हो रहा है। ठीक, अब प्रतिकर्षित होने से क्या हो रहा है, एक तो उसकी तीव्रता घट रही है, क्या घट रही है, उसकी तीव्रता। ठीक है, तो चुंबक के इसी गुणों को क्या कहते हैं हम, प्रतिचुंबकत्व। सिंपल से। अब ये किस कारण से होता है, ऐसे पदार्थों में ऐसा क्या होता है जिसके कारण से ये गुण दर्शाया गया, तो ऐसे पदार्थों के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो विपरीत चक्रण करेंगे, और विपरीत चक्रण करने के कारण चुंबकीय आघूर्ण जो होगा उनका निरस्त हो जाएगा, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण भी हमें कैसा प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट अगर हम लिखे, सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, और इन युग्मित इलेक्ट्रॉनों में विपरीत चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, और इन विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, विपरीत चक्रण होगा, और विपरीत चक्रण के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो नष्ट हो जाएगा। विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों में चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, और
पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना प्राप्त होता है? चुंबकीय आघूर्ण 0 प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त था, जिससे ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता, जिससे ये पदार्थ चुंबकीय गुण नहीं दर्शा। क्यों नहीं दर्शा रहा है आप लोग को पता चल गया होगा, अभी हमने बात की थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक लाइन अगर हम ये भी लिखना चाहें कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें अगर इस पदार्थ को रखा जाता है तो वो पदार्थ क्या करता है, हमेशा प्रबल क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर गति करता है। ठीक है, एक लाइन इसके अंदर ये भी लिख देते हैं कि इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति कर ठीक है, तो किस ओर से किस ओर गति करेंगे हमें पता चल गया। इस कारण से इसे प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। इसी कारण से इसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। ठीक है, अब जितने भी युग्मित तत्व होंगे उन सब में ये घटना होगी, जैसे Zn2+। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको निकालना आता है, सबको पता चल जाएगा। जैसे कि आप लिखोगे तो Na+, NaCl के अंदर भी Na+ जो होता है उसमें पाया जाता है। TiO2 इसके अंदर भी ये होता है। इसके अलावा Mg2+ और बेंजीन इसके अंदर भी प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा, सिंपल सा ही है, याद रख सकते हो। प्रतिचुंबकत्व के बाद में हमारा नेक्स्ट जो रहेगा उसकी बात करते हैं, और वो कौन सा है, हमारे लोह चुंबकत्व। नेक्स्ट लोह चुंबकत्व, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरो मैग्नेटिज्म। ठीक, तो लोह चुंबकत्व या फेरो मैग्नेटिज्म क्या होता है उसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, अब लोह चुंबकत्व जो होता है वो अनुचुंबकित्व की तरह ही गुणों को दर्शाता है, इसलिए बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और लोह चुंबकत्व पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ मानने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि जैसे उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है वो प्रबलता के साथ उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा उसकी ओर आकर्षित हो गए। ठीक है, और जैसे ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। हम कह ही रहे थे, पहले भी हमने बात की थी कि जैसे ही हम अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। अब यहां पर ये प्रबलता से आकर्षित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी विशेषता होती है कि जैसे ही हम इसके चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं तो ये एक स्थायी चुंबक में बदल जाता है, यानी इसके अंदर चुंबक के जितने भी गुण होते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसकी कुछ विशेषता होती है कि इसके अंदर जो परमाणु होते हैं, इस पदार्थ के अंदर वो परमाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे समूह में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन, जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को लिखते हैं और समझते रहते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से याद रहे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो प्रबलता से आकर्षित होते हैं और उनकी उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक बढ़ जाते हैं।
ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, और क्या करेंगे, आकर्षित होने के बाद में इनकी उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और इनकी उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे वो क्या बन जाएंगे, एक स्थायी चुंबक बन जाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर तथा चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर स्थायी चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं, में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, वह इस गुण को क्या कहा जाता है, लोह चुंबक। तो पदार्थ के गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लोह चुंबकत्व। सिंपल सी बात है, आपको पता चल गई होगी। चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही लाया गया तो ये चुंबकीय क्षेत्र को और बहुत तेजी से आकर्षित होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही लाया गया उसकी ओर बहुत तेजी से आकर्षित होंगे। नेक्स्ट बात, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे कुछ समय बाद में, तो होगा क्या कि जो बीच में रखा हुआ पदार्थ है वो चुंबक बन जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात, जब ये ऐसे पदार्थ जो होते हैं उन्हें ठोस अवस्था में होते हैं तो वो क्या करते हैं, परमाणु के छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। इन समूह को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ये कोई पूरा पदार्थ है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे परमाणु होंगे, एक पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थ है, इसके अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप कैसे बना लेते हैं कि जिनका चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में होता है उनका एक ग्रुप बन जाता है। जैसे ये कुछ 3 परमाणु थे जिनका चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में, तो उनका एक समूह बन गया, ठीक है। ये 3 परमाणु थे, इनका चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में था तो इनका एक समूह बन गया, और उसी तरह से ये चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में थे तो इनका एक समूह बन गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 परमाणु को बना रहा हूँ, बट इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे परमाणुओं का एक समूह होता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए एक बॉक्स के अंदर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि एक ही दिशा के अंदर कि जब परमाणु होते हैं एक ही दिशा के अंदर चुंबकीय आघूर्ण दर्शाते हैं, उनका एक समूह बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ये समूह बन रहा है जिसकी दिशाएं क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए कि सभी चुंबकीय आघूर्ण जो है अपने आप को एक समूह में बांट लिया है सभी परमाणुओं ने। जैसे यहाँ पे 3 परमाणु थे, इन्होंने अपने आपको एक समूह बांटा। क्यों बांटा कि इसके तीनों परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक तरफ, ठीक। इसमें तीनों परमाणुओं की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक तरफ है, देखिए
तो इस समूह को क्या कहा जाता है? डोमेन। तो देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे डोमेन है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ठोस अवस्था के अंदर जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के परमाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे समूह बना लेते हैं और इसी समूह को हम क्या कहते हैं? डोमेन, ठीक है। तो पहले ये लाइन लिख दीजिए कि ठोस अवस्था में क्या होता है? पदार्थ में उपस्थित परमाणु छोटे छोटे समूह बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? डोमेन कहते हैं। डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या होता है मैंने अभी आपको दर्शा दिया, इसलिए आप लोग को कंफ्यूजन होगी नहीं, ठीक है। अब डोमेन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या होगी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं इस पूरे पदार्थ को रखूंगा, ठीक है, अगर मैं नहीं रखता हूं तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या देखते हैं कि देखिए सभी का एक पूरे समूह का चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अलग अलग है, तो सबकी दिशा अलग अलग है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एक की दिशा अगर इधर है तो एक की दिशा इधर है, एक की ऊपर है, एक की नीचे है, इधर है, एक ही इधर है, यानी सबकी दिशा अलग अलग है। इस कारण से क्या होगा? एक चुंबकीय आघूर्ण दूसरे चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देगा और दूसरा तीसरे वाले को। तो देखिए इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण निरस्त होगा। जब ये अलग अलग दिशाओं में है, ये जो समूह है वो अलग अलग दिशाओं में चुंबकीय आघूर्ण है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये चुंबकीय गुणों को नहीं दर्शा पाता है, लेकिन जैसे ही इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है इनकी सबकी जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, इसको मैं बिठा देता हूं कि जैसे प्रारंभ में तो कैसा था, कुछ इस तरह से था कि सभी की दिशा कुछ अलग अलग है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें इस समय कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लग रहा है, इसका मतलब कुछ इस तरह से इसके अंदर सभी चुंबकीय आघूर्णों की दिशा है, यानी एक जो चुंबकीय आघूर्ण है वो दूसरे चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देगा, यानी ये वाला इसको निरस्त करेगा क्योंकि इसके विपरीत दिशा में, ये वाला इसको निरस्त करेगा, ये वाला इसको निरस्त करेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय गुणों को नहीं दर्शाते, ठीक है। लेकिन अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र रख दूं, जैसे मैंने इधर N रखा और इधर S, अब चुंबकीय क्षेत्र रख दिया, अब यहाँ पे वो का वो पदार्थ है, तो हो क्या रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर N से S की ओर चुंबकीय रेखाएं गुजरती है, तो इसके प्रभाव के कारण क्या होता है कि जितनी भी चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो N से S की ओर मुड़ जाती है। यानी कहने का मतलब अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर सभी चुंबकीय आघूर्ण व्यवस्थित हो गए। तो देखिए एक चुंबकीय आघूर्ण होने पर भी पदार्थ कितना चुंबकीय गुणों को दर्शाता है, तो यहां पर तो सभी परमाणुओं ने एक ही दिशा की ओर व्यवस्थित हो गए, और एक ही दिशा में जब व्यवस्थित हो गए तो इसके कारण क्या हुआ कि यहां पर चुंबकीय आघूर्ण का मान भी अधिक प्राप्त हुआ, ठीक है। और जब चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक प्राप्त हुआ तो इसके कारण जो बीच वाला पदार्थ था वो कैसा बन गया, एक स्थायी चुंबक बन गया, ठीक है। तो यहां पर अब दिशा कैसी है चुंबकीय आघूर्ण की, एक ही तरफ चुंबकीय आघूर्ण। इस कारण से ये निरस्त नहीं होते हैं और इनके चुंबकीय आघूर्ण की एक ही दिशा में मान होने के कारण इस पदार्थ का चुंबकीय गुणों का मान भी बढ़ जाता है और ये स्थायी चुंबक बन जाता है, ठीक है। आप लोग को ये डायग्राम बनाना है याद रखने के लिए, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम बनाएगा, फिर उसके बाद में वो लाइन लिखेगा जो मैं लिखा रहा हूं, ठीक। तो अब है नेक्स्ट, इसी के साथ में इसके बारे में लिखा देता हूं, हुआ क्या इसके अंदर। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में
अनुपस्थिति में सभी डोमेन अनियमित विन्यासित होते हैं। सभी डोमेन अनियमित विन्यासित होते हैं। ठीक है, इस अनियमित विन्यासित होंगे, इसके कारण क्या होगा, ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर दे, जिससे इनके चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाते हैं। निरस्त हो जाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो गया। इस कारण से संपूर्ण पदार्थ जो होता है उसके अंदर भी चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। अतः संपूर्ण पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। अब शून्य प्राप्त हुआ है तो हमें पता है कि जब किसी पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है तो ऐसी कंडीशन में वो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता। अतः ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, अब हमने क्या किया, चुंबकीय गुण तो यहाँ पे निरस्त हो गए। अब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होगा कि इसमें सभी डोमेन जो है उनकी चुंबकीय दिशा में ही व्यवस्थित हो जाएंगे। रखने पर पदार्थ के सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। किस ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है, जिससे इस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण जैसे ही बढ़ जाएगा तो ये एक प्रबल और स्थायी चुंबक में बदल जाता है। तो ये पदार्थ प्रबल व स्थायी चुंबक में बदल जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में बदल जाएगा। ठीक है, प्रबल व स्थायी चुंबक में बदल जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी ये पदार्थ स्थायी चुंबक के रूप में रहता है। और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी यह स्थायी चुंबक की रूप में रहता है। ठीक है, तो ये स्थायी चुंबक के रूप में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा, सिंपल सा है, इसके अंदर समझना आसान रहेगा। ठीक है, अब एक लाइन और लिख देते हैं कि जो आप लोग को वैसे तो पता रहनी चाहिए कि ये जो पदार्थ होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिख दीजिए कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर लिख दीजिए अधिक, इसमें अधिक अयुग्मित, यानी इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण
चुंबकीय गुण दर्शाए जाते हैं। ठीक, अब एग्जांपल लिख लीजिए, कैसे कौन कौन से पदार्थ है जिसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं FeCO, ठीक है, FeCO, Ni, ठीक है, गैडोनियम भी है, Gd, इन सब के अंदर ये गुण दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि लोह चुंबकीय के अंदर चुंबकीय गुण किस प्रकार से आए और किस प्रकार से इसके अंदर गुण स्थायी रूप से व्यवस्थित रहे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब इसके बाद में लघु लोह चुंबकीय। लघु लोह चुंबकत्व, जिसे कहा जाता है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो लघु लोह चुंबकत्व क्या होता है? तो देखिए, लोह चुंबकत्व और लघु लोह चुंबकत्व वर्डिंग में दोनों एक जैसे है, और यहाँ पे लघु लिखा है, इसका मतलब थोड़ा, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये मान लिया जाता है कि ये लोह चुंबकीय पदार्थ है, जबकि ये लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। इसके अंदर चुंबकीय गुण तो पाए जाते हैं, लेकिन चुंबकीय गुण बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण ये रहता है कि जो पदार्थ होता है उसके अंदर जो डोमेन होता है, ठीक है, उस डोमेन के अंदर कुछ तो समांतर और कुछ विपरीत दिशा के अंदर चुंबकीय आघूर्ण पाए जाते हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब कुछ बच गए, उसके कारण चुंबकीय गुण दर्शा दिए गए। पहले एक एक लाइन लिखते हैं, फिर मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसे क्या मान लिया जाता है? प्रबल चुंबक माना जाता है। के कारण इसे प्रबल चुंबक माना जाता है। परंतु इसमें चुंबकीय गुण कम होते हैं। चुंबकीय गुण कम होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? लघु लोह चुंबकीय कहते हैं। ऐसे पदार्थ लघु लोह चुंबकीय कहलाते हैं, अब नेक्स्ट बात रही, और इस गुण को लघु लोह चुंबकत्व कहते हैं। लघु लोह चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट को मैं समझाता हूं, इसको आप उतार लीजिए। सेकेंड पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कारण है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये कम चुंबकीय गुणों को दर्शा रहा है, ठीक है। तो वही बात डोमेन की हम पहले बात करते हैं। आप लोग बनाइएगा जरूर इस डायग्राम को। अब इसमें होता क्या है कि इनके जो पदार्थ के अंदर डोमेन पाए जाते हैं और उनके अंदर जो परमाणु चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि कुछ चुंबकीय आघूर्ण के डोमेन दूसरे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, ठीक। इसको मैं विपरीत दिशा में बना देता हूं, क्योंकि इसमें सभी जो होते हैं समांतर नहीं व्यवस्थित होते हैं, कुछ उसकी विपरीत दिशा में भी व्यवस्थित होते हैं, ठीक है।
तो जैसे ये कोई पदार्थ है जिसके अंदर डोमेन जो है उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है, ठीक। अब देखिए ये दिशा जो है वो इसकी विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये दिशा जो है वो इसकी विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे चुंबकीय आघूर्ण। ये एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ देखिए अधिकतर चुंबकीय आघूर्ण ने एक दूसरे को निरस्त कर लिया, ठीक है। तो अब जो चुंबकीय आघूर्ण कुछ बच जाते हैं, उन्हीं के कारण ये पदार्थ क्या करते हैं, चुंबकीय गुणों को दर्शाते हैं। समझ में है आपको बात? इसी कारण से इन्हें लघु लोह चुंबकीय का, लघु का मतलब बहुत कम, इसी के कारण ये कम चुंबकीय गुणों को दर्शाते हैं। तो इस बात को लिख लीजिए, इन पदार्थों में डोमेन के चुंबकीय गुण समांतर व विपरीत दिशा में होते हैं। इन पदार्थों में डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण समांतर व विपरीत दिशा में होते हैं। देखिए समांतर का मतलब एक ही तरफ देखिए, विपरीत का मतलब उसकी विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा में होते हैं, इस कारण अधिकतर चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं अब कुछ जो बच गए हैं और कुछ डोमेन जो चुंबकीय आघूर्ण से बच गए हैं उन्हीं कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर देते हैं और कुछ डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण शेष बच जाता है जिसके कारण पदार्थ चुंबकीय गुणों को दर्शाता है, ठीक है। तो चुंबकीय गुण इसी कारण से दर्शाए गए। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत की बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे भी दर्शाया हुआ है, ठीक। तो देखिए इसके कारण ये निरस्त हो गया, इसके कारण ये निरस्त हो गया। अब देखिए कुछ डोमेन बच गए, जैसे इसके अंदर एक बचा है, इसके कारण चुंबकीय गुण दर्शाए जाएंगे, ठीक। तो चुंबकीय गुण किस तरह से दर्शाए गए। अब अगर इन पदार्थों को हम गर्म कर दें, क्योंकि चुंबकीय गुण दर्शा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण है। अगर इन पदार्थों को गर्म कर दिया जाए तो ये चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते। इन पदार्थों को गर्म करने पर इसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके चुंबकीय गुण किस कारण से नष्ट होंगे, अगर इसके पदार्थ को हम गर्म कर दें, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा, आपको पता चल गया होगा किस तरह से इसने गुणों को दर्शाया। अब लास्ट हमारी जो टॉपिक है वो कौन सा है, प्रतिलोह चुंबक। इसकी और बात कर लेते हैं। प्रतिलोह चुंबकत्व, ठीक है, जिसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इस कारण से इसे अनुचुंबकीय या फिर लो चुंबकीय मान लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें डोमेन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं।
इस कारण से इसके चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाते हैं और इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य प्राप्त होता है और ये चुंबकीय गुणों को नहीं दर्शा पाता है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे कि ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इन्हें अणु या अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय माना जाता है, परंतु इसमें डोमेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में विन्यासित होने के कारण, इसमें डोमेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में विन्यासित होने के कारण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। इन्हें कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण कैसा प्राप्त होता है, हमें शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। चुंबकीय आघूर्ण कैसा प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। अतः ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, अतः यह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। यानी इनमें डोमेन की जो व्यवस्था होती है कुछ इस तरह से होती है कि अगर ये डोमेन कुछ इस तरह से है तो इसके विपरीत दिशा में होगा, तो इसे हो क्या रहा है, ये इसको नष्ट कर रहा है, ये इसको नष्ट कर रहा है और ये इसको निरस्त कर रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते, तो इस कारण से ये चुंबकीय गुण नहीं दिखा पाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो MnO और MnO2, तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इसके अंदर, सिंपल सा था, इसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं दर्शाए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ठोस के अंदर चुंबकीय गुण किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं वो हमने अच्छी तरह से समझ लिया। फिर भी आप लोग को कंफ्यूजन लगे और आपको ऐसा लगे कि आपको कोई बात नहीं समझ में आई, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजिए, मैं आपको उसको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई कंफ्यूजन रही हो, कोई क्वेश्चन हो आपको इससे जुड़ा हुआ, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की हम कल बात करेंगे और फिर बोर्ड में 5 सालों के अंदर जो भी इसके क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग इस चैप्टर के अंदर अगर बोर्ड में नए क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को पता रहे कि वो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है। थैंक यू।